हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में कैबिनेट मिशन 1946 पढ़ा था और कैबिनेट मिशन 1946 का जो मुख्य उद्देश्य था, एक अंतरिम सरकार का गठन करना था जो भारत का शासन प्रशासन संभाले। ठीक है। अब अंतरिम सरकार के गठन के बाद यानी कैबिनेट मिशन 1946 के बाद ये समझ में आया कि एक संविधान सभा का गठन करना चाहिए, एक संविधान बनाना चाहिए खुद का, ताकि शासन प्रशासन भारत के लोग भारत के बनाए हुए संविधान से करें। इसके लिए फिर संविधान की मांग उठती है, और संविधान की मांग किस तरीके से उठती है, किसने उठाया है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा और संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसमें पहला हमारा जो पॉइंट होगा संविधान की मांग का इतिहास, यानी हिस्ट्री फॉर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले 1895 में क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक स्वराज विधेयक लाया जाता है। उस विधेयक में क्या था, सर्वप्रथम संविधान की मांग का संकेत था उसमें। यानी सबसे पहले क्या है, आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले यानी स्वराज विधेयक किसने लाया था। तो स्वराज विधेयक जो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लाया जाता है, जो सर्वप्रथम संविधान की मांग का संकेत करता है। अब बात आती है 1923 में। 1923 में भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठी थी। यानी ये जो हमारे कुछ पॉइंट हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो यह बताते हैं कि संविधान की मांग कब उठी थी, संविधान सभा की मांग कब उठी थी। इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। यानी 1923 में क्या होता है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठी थी। 1934 में एम.एन. राय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। यानी यहाँ पे देखिए 1895 में स्वराज विधेयक लाया जाता है, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संविधान की मांग का संकेत मिलता है हमको। अब 1923 में क्या होता है, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग उठती है, और उसके बाद 1934 में एम.एन. राय द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग उठती है। ठीक है। अब उसके बाद 1935, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। तो 1935 में कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान की मांग उठती है, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में। ठीक है। अब बात कांग्रेस का इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो स्वतंत्रता आंदोलन थे वो उस टाइम पे कांग्रेस के द्वारा ही सबसे ज़्यादा लीड किया जाता था। यानी कांग्रेस ही उस टाइम की लीडर थी, जिसका मौजूदा सरकार बनने पर एक बेनिफिट मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं 1936 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इस मांग को दोहराया गया। यानी सबसे पहले तो मांग कब उठाई थी उन्होंने, कांग्रेस ने 1935 में मांग उठाई थी, किस चीज़ के लिए, संविधान की मांग उठाई थी, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में थी। और 1946 में क्या होता है, लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इस मांग को दोहराया गया था। अब बात आती है संविधान सभा का गठन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान का सभा का गठन किया गया था। यानी जो 1946 का कैबिनेट मिशन योजना होती है, उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और एक क्या है, एक अंतरिम सरकार की गठन करना। यानी अंतरिम सरकार का गठन करना, जब तक कि हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक भारत के शासन व प्रशासन को संभालने के लिए कैबिनेट मिशन का सहारा लिया गया। ठीक है। अब इसमें सीटों का जो निर्धारण हुआ, कैसे हुआ, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। यानी संविधान सभा के गठन में क्या क्या चीज़ें हुई, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और फिर उसमें जो सदस्य होंगे वो सदस्य कैसे आएंगे, तो जो सीटों का निर्धारण हुआ, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। जैसे कैसे हम लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, तो इस तरीके से क्या होता था, यानी संविधान सभा में जो सदस्य बनने के लिए या प्रतिनिधि बनने के लिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। अब हम देखेंगे जो संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी टोटल, जिसमें 292 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत से थे, यानी ब्रिटिश प्रोविंसियस के थे, और 93 क्या थे, देसी रियासत। इनका कोई चुनाव नहीं हुआ। यानी चुनाव किसका हुआ था, केवल चुनाव 292 ब्रिटिश प्रांतों के जो सदस्य थे
उनका चुनाव हुआ था, और जो 93 देसी रियासतें थी इनका चुनाव नहीं हुआ था। इनके लिए क्या था, ये अपनी मर्जी से शामिल हो सकते थे। क्या हो सकता था, अपनी मर्जी से ये लोग यानी इनके लिए कोई चुनाव नहीं था, ये सीधा सीधा इनको इसमें से ले लिया जाता था, ले लिया गया था। यानी 93 देसी रियासतें थी, वहाँ से कोई चुनाव उनका नहीं होना था, सीधे उनको संसद में भेज दिया जाता था, क्योंकि ये उस टाइम के राजा थे। ठीक है, आगे देखेंगे। और 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे। कहाँ से थे, जो 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से थे, जैसे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। ठीक है, अब इनका जो चुनाव हुआ था, यानी चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। क्यों, क्योंकि 296 सीटों पर चुनाव होने का उद्देश्य यही था, क्योंकि जो उसमें 93 देसी रियासतें थीं उनका चुनाव तो होना नहीं था। अब इसमें आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण क्या था, सामान्य की 213 सीटें थीं, और मुस्लिम लीग की जो सीटें थीं वो 79 थी मुस्लिम की, और सिख की 4 सीटें थीं। सामान्य की 213 थी। और पार्टी आधार पर जो परिणाम आता है, कांग्रेस के पास टोटल 208 सीटें मिलती हैं, यानी कांग्रेस जो है बहुमत लेके आती है। कांग्रेस के पास कितनी सीटें होती है, 208 सीटें होती है। और मुस्लिम लीग के पास केवल 73 सीटें मिलती है, और अन्य के पास 15 सीटें। और जो महिला सदस्य उसमें थी टोटल 15 थी। यानी आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितनी महिला थी, महिला सीटें थी, महिला सदस्य थी। संविधान में 15 महिला सदस्य थी। कितनी, 15 महिला सदस्य थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की मांग और गठन। अब यहाँ पर चुनाव जब हो जाता है, यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद, अब हम देखेंगे इलेक्शन होने के बाद क्या होता है। जो परिणाम आया, 208 सीटें जब कांग्रेस को मिल जाती है और मुस्लिम लीग को 73 सीटें केवल मिलती हैं, तो क्या होता है, मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया। मुस्लिम लीग ने विरोध ये कर दिया कि इन्होंने माना कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं था। तो इन्होंने कहा कि इसका विरोध करते हुए इन्होंने कहा, हमें अपना एक स्वतंत्र देश चाहिए, हमें एक अपना अलग देश चाहिए। तभी यहीं से जो है पाकिस्तान की मांग उठती है और उनका गठन किया जाता है। तो 1930 में क्या होता है, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद भाषण में 2 राष्ट्र की मांग की थी। सबसे पहले जो 2 राष्ट्र की मांग किसने की थी, मोहम्मद इकबाल ने। कहाँ किया था, इलाहाबाद भाषण में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1930 में। ठीक है, 1930 में मोहम्मद इकबाल ने इलाहाबाद भाषण में 2 राष्ट्र की मांग की थी। 1932 कैम्ब्रिज कॉलेज में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, पाकिस्तान शब्द रहमत अली ने दिया था। कब दिया था, 1932 में दिया था। कहाँ पे दिया था, कैम्ब्रिज कॉलेज में दिया था। यानी 1932 में कैम्ब्रिज कॉलेज में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अब बात करते हैं 1940 में क्या हुआ। मुस्लिम लीग ने अली जिन्ना के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन में अलग राष्ट्र की मांग की थी। यानी 1940 में। यानी अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग ने जो है अलग राष्ट्र की मांग कब की थी, तो 1940 में। और मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष कौन था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। 3 जून 1947 में क्या होता है, माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान की घोषणा की जाती है। यानी पहली बार पाकिस्तान की घोषणा कब की गई, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान की घोषणा की जाती है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और उस टाइम पे लियाकत अली जो थे वो प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहाँ के, पीओके के। कहाँ के थे, पाकिस्तान के। ठीक है, 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना के तहत पाकिस्तान की घोषणा की जाती है। और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण किया जाता है। और उस टाइम के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, लियाकत अली थे। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। विभाजन के बाद संविधान सभा की स्थिति क्या थी। अब जब विभाजन होगा तो सीधी सीधी बात है, जो उसमें कि कांग्रेस की जो सीटें रही होंगी, कांग्रेस की सीटें अलग हो जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, कुल जो सदस्यों की संख्या अब बची थी 299 बची थी। कितनी बची थी टोटल, यानी कुल सदस्यों की टोटल जो संख्या बची विभाजन के बाद संविधान सभा के लिए अब बची 299, जिसमें 229 क्या थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, और 70 क्या थे, देसी रियासतें थे। इसमें क्या था,
हमने पढ़ा था ना कि 93 देसी रियासतें थी, यानी अपनी मर्जी से अब इन देसी रियासतों में जो जाना चाहे पाकिस्तान में वो पाकिस्तान में चला गया, और इन 93 देसी रियासतों में जो जाना चाहे अपनी मर्जी से वो भारत आ गया। इनको पूरी तरीके से आज़ादी थी, पर एक जगह दो जगह अपवाद को छोड़ करके बाकी सेम इसी तरीके से सारी सिचुएशंस हैंडल हुई थी। ठीक है, जैसे हैदराबाद देसी रियासत भारत में शामिल हुआ, थोड़ा सा विवादास्पद है। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन आता है। जम्मू कश्मीर में जो थे वहाँ पे ऐसे हुआ, वहाँ पे भी क्या था, जनमत संग्रह के द्वारा आना था इन लोगों को। कैसे? जनमत संग्रह के द्वारा, यानी जनमत संग्रह के द्वारा इनको शामिल करना था, यानी लोगों का मत होगा जिस तरफ वो उस तरफ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो देसी रियासतें थी कुछ पाकिस्तान में चली गई और कुछ भारत में आ गई। तो अब विभाजन के बाद कितने बचे? विभाजन के बाद कुल जो सदस्य संख्या बची 299 बची, और जो ब्रिटिश प्रांत के जो सदस्य थे वो 229 सीटें बची, और देसी रियासत की जो सीटें थी वो बची केवल 70। अब यहाँ पे अब दूसरे पार्ट की हम बात करते हैं। इसमें संविधान सभा की कार्यवाही और प्रमुख समितियां, यानी अब जब संविधान सभा हो जाती है अब उसमें समितियां बनानी पड़ती है कि कौन कौन सी समिति कौन कौन से काम संभालेगी, ताकि हमारा जो संविधान सभा का भाग है, संविधान सभा का जो काम है, वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल पाएँ। इसके लिए हमें कमेटी बनानी पड़ती है। अब उस कमेटी में क्या होता है कि पहली संविधान सभा की बैठकें एवं कार्य, यानी मीटिंग एंड फंक्शंस कब होते हैं। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, यानी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा। संविधान सभा की पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष क्या थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्यों चुना गया था उस टाइम पे? क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, यानी सबसे ज़्यादा उम्रदराज थे उस टाइम पे। सम्मान के रूप में इनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया था उस समय पे। ठीक है, इसमें क्या था, 208 से 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। क्या किया था? मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया। अब संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है, और इस दूसरी बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। कौन चुना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। ठीक है, अब इसके जो उपाध्यक्ष थे, दूसरी बैठक के जो उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। कौन थे? HC मुखर्जी थे। और जो सलाहकार थे BN राव। यानी जो संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, इसके ये जो होती दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, और उपाध्यक्ष जो है HC मुखर्जी, और सलाहकार जो थे BN राव। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, यानी संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक इसको बोला जाता है। संविधान सभा की तीसरी बैठक जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। और फिर 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को जब पास किया गया, स्वीकार किया गया, तब यह वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। यानी जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था क्या हुआ? यही हमारी प्रस्तावना बनी आगे चल कर के। ठीक है, यानी ये 22 जनवरी 1947 को जो है स्वीकार किया गया था, और ये पेश किया गया था जो है लाहौर अधिवेशन के तहत। यानी कब पेश किया गया था? लाहौर अधिवेशन के तहत, जब तीसरा संविधान सभा की बैठक होती है, यानी 13 दिसंबर 1946 को वहीं पर उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और यह 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, तब जाकर के यह वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का आधार बना था। स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश घोषणा, यानी भारत को आज़ादी मिली। भारत को आज़ादी कब मिली? स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई थी? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश घोषणा, यानी भारत को
आज़ादी मिली। फिर मार्च 1947 को लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन क्या बने, वायसराय बने। मार्च 47 में, यानी 20 फरवरी को क्या होता है, ब्रिटिश ने घोषणा किया कि हम भारत को आज़ाद कर रहे हैं। फिर जाकर के मार्च 1947 की बात आती है तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कौन बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन क्या बनते हैं, वायसराय बनते हैं। फिर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद फिर 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इसको क्या किया जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा इसको पास किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। यानी पीछे हमने क्या पढ़ा था, घोषणा कब हुई थी, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को पूरी तरीके से क्या मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी। अब संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष जो हैं, जो बहुत मेजर कमेटी है, जो उसके चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष हैं, उनको पढ़ना और जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में सीधा सीधा पूछते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब दूसरा पॉइंट बात करते हैं संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू, यानी संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। राज्य समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। प्रांतीय समिति सरदार पटेल। परामर्श समिति किसकी है, सरदार पटेल। परामर्श समिति सरदार पटेल। ठीक है, यानी हम परामर्श किससे लेते हैं, सरदार से लेते हैं, तो परामर्श जो समिति है वो सरदार पटेल से। ठीक है, संचालन समिति की बात करते हैं। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ ट्रिक से हम यूज भी कर सकते हैं कि जो उसका मालिक होगा, जिसको मालिक बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, वही तो संचालन करेगा, तो संचालन समिति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। परामर्श किससे लिया जाता है, कबीले में परामर्श सरदार से लिया जाता है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप अगर याद करना चाहें तो एज ए ट्रिक याद कर सकते हैं। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी प्रक्रिया नियम समिति कौन है, प्रक्रिया कैसी होगी, नियम कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम अगले पॉइंट की बात करते हैं तो प्रारूप समिति, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति होती है, यह प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यानी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको संविधान का पिता कहा जाता है। कौन कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है, संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण समितियां, जो अदर इंपॉर्टेंट कमेटी क्या है, संविधान सभा के कार्यों पर समिति, जीबी मावलंकर। इसके अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर थे। यानी संविधान सभा के कार्यों पर जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। व्यापार समिति का आदेश डॉक्टर के.एम. मुंशी। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज या तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के मसौदे की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जाती है, उसके अध्यक्ष कौन है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान का जो लेखन है और सज्जा, संविधान को लिखना, संविधान को सजाना किसने किया था, जो मूल प्रतिलिपि जो थी वो हस्तलेखन थी। अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको हाथ से लिखा था अंग्रेजी में, और हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य जी ने लिखा था इसको हिंदी में। ठीक है, यानी इनसे लिखवाया गया था, केवल इन्होंने रचनाकार नहीं है, बनाया किसी ने, इनसे लिखवाया गया है केवल। ठीक है, और जो संविधान में सजाने का जो काम किया था नंदलाल बोस या नंदू बोस, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नंदलाल बोस या फिर नंदू बोस। ठीक, उसके बाद फिर राम मनोहर सिन्हा। प्रस्तावना को कौन सजाता है, राम मनोहर सिन्हा ने सजाया, जो वर्तमान स्थान क्या है, संसद भवन है। यानी संविधान जो वर्तमान स्थान क्या है, संसद भवन है, पुराना संसद भवन कह सकते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, भारतीय संविधान की जो है कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। पहला, संविधान का स्वरूप, और कैसा है संविधान का स्वरूप, कैसा है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला,
यानी यह विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत दोनों से संशोधित हो सकता है। यानी ये क्या है, अंशतः कठोर है, ना बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून भी नहीं है, बहुत तरीके के ऐसे नहीं है, और ना ही बहुत लचीला है। यानी इसमें क्या है, इसका मतलब यही होता है कि यह विशेष बहुमत और सामान्य बहुमत दोनों से क्या हो सकता है, संशोधित हो सकता है, बदलाव किया जा सकता है इसमें। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट, भारतीय शासन प्रणाली की। भारतीय शासन प्रणाली, भारत को क्वासी फेडरल यानी अर्धसंघीय कहा गया है। क्या कहा गया है, भारत को अर्धसंघीय कहा गया है, और यह कनाडा के मॉडल पर आधारित है, जहां केंद्र यानी यूनियन को अधिक शक्ति दी गई है। ठीक है, यानी कनाडा के मॉडल पर जो हमारा भारत का शासन प्रणाली है, यानी जैसे एक यूपी गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेम इसी तरीके का जो मॉडल है, इसमें केंद्र को क्या है, केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। अब जैसे प्रधानमंत्री के पास जो शक्ति होगी वो मुख्यमंत्री के पास नहीं होगी, तो जो यूनियन के पास यानी केंद्र के पास शक्ति को ज़्यादा किया गया, अधिक दिया गया है। शक्तियों का विभाजन क्या होता है, शक्तियों का विभाजन कैसे हुआ है, शक्तियों का विभाजन, कानून बनाने का जो अधिकार है अनुसूची 7 के तहत शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कानून बनाने का अधिकार, शक्तियों का विभाजन क्या है, कानून बनाने का अधिकार। अब इसमें क्या होता है, शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, और ये कहाँ पे है, अनुसूची 7 में है। ठीक है, अब संघ सूची की बात करते हैं, तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में क्या है, राज्य सरकारें कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। हम लोग इसको जो है अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में संघ सूची में कितने विषय होते हैं, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इन सारे पॉइंट को आगे डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगली वीडियो जल्दी लेके आते हैं हम लोग, मिलते हैं फिर।